बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 जनवरी और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर एक बार फिर वॉशिंगटन डीसी से, लेकिन खबर इस बार सदर ट्रंप की है और खबर भी बड़ी धमाकेदार है। कल 23 तारीख को सदर ट्रंप का तीसरा दिन था अपने दफ्तर में। तीसरे ही दिन उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस या जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक ऐसा धमाका किया जिसका किसी को अदराक नहीं था, या शायद कोई नहीं सोचता होगा कि ऐसा धमाका होगा और ऐसे मुल्क के बारे में होगा। और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे इलाके के करीब आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मामला जो हैं उनका फोकस यूरोप से और अमेरिका की अंदरूनी सियासत और यूरोप और रशिया और यूक्रेन उस सब से अब पलटता पलटता हमारे इलाकों की तरफ आ रहा है। और आखिरकार उन्होंने अब नए मुल्क को जो निशाने पर रखा है उसका नाम है सऊदी अरेबिया। जी हाँ, उन्होंने डेवोस में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उससे खिताब करते हुए सऊदी अरेबिया के बारे में जो कुछ उन्होंने फरमाया उसने सबको शॉक, बल्कि आप ये कहें कि पूरी दुनिया में उसकी शॉक वेव्स फील की गई। उन्होंने एक तो सऊदी अरब के जो इस वक्त के क्राउन प्रिंस हैं उनसे होने वाली अपनी बात के बारे में बताया कि मुझे मुबारकबाद देने के लिए उन्होंने फ़ोन किया, और उन्होंने उस मुबारकबाद में ये बताया कि हम आप क्योंकि आप सदर बन गए हैं तो हम प्रोग्राम रखते हैं कि अगले 4 साल में हम 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका बहादुर के अंदर करेंगे। अब क्राउन प्रिंस ने जाहिर है एक बहुत ही ये वार्म जेस्चर, और इसके लिए उन्होंने भरपूर तैयारी की होगी। जाहिर है उन्होंने होमवर्क किया होगा। वो जब सदर ट्रंप को फ़ोन कर रहे होंगे तो उन्होंने पहले देखा होगा हम कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितनी देर में कर सकते हैं। तो उन्होंने सदर ट्रंप को एक तो मुबारकबाद दी और एक साथ उन्होंने कहा कि हम जो है वो आपको जो 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है अगले 4 साल में, मतलब कि सदर ट्रंप का जो दौर होगा उसके अंदर 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन एवरीबॉडी गॉट शॉक्ड जब सदर ट्रंप ने उस कॉन्फ्रेंस में ये शेयर किया कि उन्होंने आगे से बजाय इसके खुश होने के उन्होंने आगे से क्राउन प्रिंस को कहा कि नहीं, 600 अरब डॉलर बहुत कम है, आप कम से कम 1 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहले तो ये ज़रा गौर से सोचिए कि एक शख्स ने आपको मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया है और उस फ़ोन में वो एक किस्म का आपको खुश करने के लिए या आप पे एक दूसरे लफ्ज़ों में एहसान चढ़ाने के लिए ये बताता है कि आपके लिए हमने ये करने का प्रोग्राम बनाया है। और आगे से अगर उन्हें ये सुनना पड़े कि नहीं ये कम है, आप 600 अरब नहीं आप 1 ट्रिलियन, लेकिन साथ उनकी मेहरबानी कि उन्होंने कहा कि इज़ अ गुड गाय, मतलब उन्होंने कहा कि अच्छा आदमी है और मैंने उन्हें कहा है कि 600 अरब नहीं 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। अच्छा चलें, अगर बात यहाँ ख़त्म हो जाती तो आप ये कहते कि सदर ट्रंप जो है एक कारोबारी आदमी है और ही इज़ ट्राइंग टू गेट द मैक्सिमम जूस आउट ऑफ करंट सिनारियो जो भी सऊदी अरब के साथ उनका है। लेकिन मामला यहाँ नहीं रुका, मामला यहाँ से बहुत आगे चला गया। उन्होंने फिर कहा कि सऊदी अरब को तेल की कीमतें भी कम करनी पड़ेंगी। ये वो गुजारिश नहीं कर रहे, वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब को तेल की कीमतें कम करनी पड़ेंगी, और अगर उन्होंने कम ना की तो फिर जो रशिया की जंग है वो नहीं रुक सकेगी। और यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा जो पहले यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही है उसमें जो जानें गई हैं, जो कत्लो गारत हुई है, उसमें सऊदी अरेबिया का भी हिस्सा है। सऊदी अरब अगर तेल की कीमतें कम कर देता वक्त पर तो ये जंग अभी तक ना चल रही होती। उन्होंने कहा कि ये इस जंग के अंदर जो जानी ज़िया हुआ है उसका ज़िम्मेदार सऊदी अरब भी है। अब दिस इज़ द पॉइंट वेयर एवरीबॉडी गॉट शॉक्ड कि वो कहाँ से लपेट के इसमें सऊदी अरब को भी उसका ज़िम्मेदार बना रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं बहुत हैरान हूं कि जब मेरी इलेक्शन कैंपेन हो रही थी और इलेक्शन जीतने के बाद मैं सोच रहा था कि सऊदी अरब जो है वो तेल की कीमतें कम करेगा। मैं बहुत हैरान हूं कि उन्होंने तेल की कीमतें कम नहीं की, ये बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, और अगर पहले नहीं की तो अब उनको कम करनी पड़ेंगी। ये वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे, ये वो डिमांड भी नहीं कर रहे थे, बल्कि एक किस्म के वो अहकामात देने का उनका लहजा था। और उसमें वो वाज़े तौर पर कह रहे थे कि अगर आपने तेल की कीमतें ना कम की तो जो रशिया की जंग है यूक्रेन के साथ वो चलती रहेगी। अब आप यहाँ कई आप में से दोस्त सोच रहे होंगे कि तेल की कीमतों का उस तरफ क्या लेना देना है। वो ये लेना देना है कि रशिया पर इन्होंने यूं तो बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन क्योंकि यूरोप के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो रशिया से अपनी एनर्जी की नीड्स पूरी करते हैं,
तो रशिया जो अगर तेल की कीमतें पूरी दुनिया में ज़्यादा हैं तो रशिया को उसका ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि वो भी आपको पता है ड्रिलिंग करते हैं, ऑयल उनके यहाँ से भी निकलता है। तो वो जो तेल की मसनूआत बेचते हैं उससे उनको पैसा मिलता है, जिससे वो जंग जारी रखे हुए हैं। तो सदर ट्रंप का जो जंग बंद करने का तरीका है वो ये है कि जब सऊदी अरब अपना तेल सस्ता करेगा और उसकी वजह से पूरी मार्केट क्रैश करेगी, उसके बाद जो रशिया है उसको भी तेल बेचने में कम प्रॉफिट आएगा, जिससे उस जंग को बंद करवाने में वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन चलें, ये तो एक जंग से रिलेटेड उनका जो भी आप कहें कि एक प्लान है या स्ट्रेटजी है। सदर ट्रंप एक कारोबारी आदमी है, वो हर चीज़ को कारोबार के तनाजर से देखते हैं, 2+2 देख के, या जिसे व्यापार कहते हैं, वो व्यापारी हैं और व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चीज़ों को हैंडल करते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो उन्होंने 2-4 रिमार्क्स सऊदी अरब के बारे में कहे हैं, उससे 2-3 चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक तो ये जो इमेज दिया जा रहा था कि उनके क्राउन प्रिंस के साथ बहुत करीबी ख़ानदानी मरासम है, और हमारे चौधरी साहब भी पाकिस्तान में ये बेचते थे कि साड़ी गल हो गई है और साड़ी गल सऊदी अरब के थ्रू हुई है। तो फिर ये जो मामलात हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनके मरासम नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, एहतराम का रिश्ता भी होगा, लेकिन ये जो नई डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें मैं जितना क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में पढ़ा है या उनको जाना है कि वो भी तगड़ा स्टांस लेने वाले आदमी हैं, तो अगर सदर ट्रंप की इस बात का उन्होंने बुरा बना लिया तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि ये मामलात किस तरफ को जा रहे हैं। अब या तो सऊदी अरेबिया 1 ट्रिलियन की चुप करके इन्वेस्टमेंट करेगा, तेल की कीमतें भी कम करेगा, जिससे वो और बहुत बड़ा इफेक्ट लेगा अपनी इकोनॉमी के ऊपर, और अगर सऊदी अरेबिया ने ये ना किया तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि मरासम कैसे हैं। लेकिन कम से कम इससे ये तय हो गया कि जो चौधरी निज़ामुद्दीन हमें बेच रहे थे कि साड़ी गल हो गई है और हुई सऊदी अरब के थ्रू है, उसका आपको कम से कम तमाम चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं कि मामलात ऐसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। और सदर ट्रंप का ये कहना कि उस तमाम कत्ल गारत के ज़िम्मेदार आप भी हैं सऊदी अरब को, और ये भी कहना कि आपको बहुत पहले तेल की कीमतें कम करनी चाहिए थी, आपने नहीं की, बहुत कुछ अपने अंदर बताता है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो मलिक रियाज साहब के बारे में है। नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अब नया इंकशाफ सामने आया है और वो एक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तानी, उन्होंने नया इंकशाफ किया, और वो किया है कि मलिक रियाज साहब को मनाने के लिए साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब तो हैं वो नदीम अंजम, वो स्पेशली दुबई गए और उन्होंने मलिक रियाज से मुलाकात की, और इसमें सदर जरदारी ने भी हाथ बटाया, क्योंकि जरदारी साहब के मलिक रियाज से खुसूसी रिलेशनशिप है, ये उस सहाफ़ी का क्लेम है, और दोनों ने भरपूर तरीके से मलिक रियाज पर प्रेशर डाला कि आप इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी सूरत भी इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, मैं कभी भी इस तरीके का आपकी जो सियासी मैनेजमेंट है इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। अब ये तो खबर है किन की तरफ से, एक सहाफ़ी की तरफ से जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझा जाता है इस वक्त, और दूसरी तरफ DGISPR बार बार कहते हैं और हमें अंसार अब्बासी बताते हैं, और DGISPR लाहौर जाके सहाफ़ियों को ये बताते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हम सियासत नहीं करते, लेकिन सहाफ़ी बता रहे हैं कि पूरी तरह से आपका सियासत से लेना देना है। आप केसेस बना रहे थे, केसेस में लोगों को गवाह बना रहे थे, उनको राज़ी कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें आप ही की तरफ से हो रही थी। अब ये तो हो गया, लेकिन इससे जो अगली चीज़ है वो हम देखते हैं। एक तरफ तो ये इनकी हालत है, दूसरी अब राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन लग रहा है कि वो अंदर से इसमें भी पाकिस्तानी मिलिट्री का जो एक प्रोजेक्ट है DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, वो उस पर हमलावर है, और हमलावर इसलिए है कि लग ये रहा है कि शायर यहाँ कहना कुछ और चाह रहा है लेकिन कह कुछ और रहा है। राणा साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि मलिक रियाज के दुबई के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान से बहुत बड़ी रकम जो यहाँ के रियल स्टेट में इन्वेस्ट हुई है वो बाहर चली जाएगी, ये हमें बहुत बड़ा घाव लगेगा, और नैब ने मलिक रियाज के खिलाफ जो कदम उठाया है वो पाकिस्तान की बेहतरी में होगा। अब बाकी सब कुछ तो चले कंटिन्यूटी है जो मलिक रियाज के बारे में आजकल सारा बयानिया बनाया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राणा सनाउल्लाह डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं इसे नाम लिए बगैर DHA के साथ। मतलब इसका जो तमाम की तमाम जिम्मेदारी है, शायर यहाँ पे बताना चाह रहा है कि ये हम नहीं कर रहे, ये पाकिस्तानी फ़ौज कर रही है। मलिक रियाज जाने और वो जाने, वो मलिक साहब को एक किस्म की इनडायरेक्ट अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली जो इसी से रिलेटेड जो एक बयान है वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सहाफ़त जो है वो मलिक रियाज की यरगमाल बन चुकी है, आज़ादी सहाफ़त एक खोखला नारा है।
उन्होंने कहा है कि मलिक रियाज जो है उसका नाम नहीं चला पाती मीडिया जो है, ये कोई नई बात तो है नहीं। मलिक रियाज का नाम तो तब भी ना चला पाई मीडिया जब आपके नवाज शरीफ साहब के बेटे की 9 अरब की प्रॉपर्टी को उन्होंने 18 अरब में खरीदा, तब भी पाकिस्तान मीडिया नहीं बोला। आज आप कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ये नहीं बताते कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई क्यों थी, उस मनी लॉन्ड्रिंग से कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है उससे आप ही के लीडर के बेटे की प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। तो ये यकायक सब कुछ मलिक रियाज के खिलाफ क्या हो गया है। मलिक रियाज जो है उन्होंने शुरू दिन से पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम किया है। नाम ही बहरिया टाउन था, आल्दो के पाकिस्तान नेवी ने बाद में मेरा ख्याल वो ख़त्म करवाने की कोशिश की, लेकिन वो ना करवा सके। सभी उनके बड़े बड़े ओहदों पर हमेशा रिटायर्ड मुसल्लह अफवाज से जो रिटायर्ड अफसरान थे, बड़े बड़े अफसरान वो रहे हैं। हमेशा उन्होंने आप लोगों को खुश करके ही काम किया है। तो फिर अगर मलिक रियाज करप्ट हैं तो फिर आप कैसे करप्ट ना हुए, फिर तो पूरा सिस्टम ही करप्ट हुआ। फिर तो आपके तमाम बुजुर्गान जो हैं वो भी करप्ट हुए, क्योंकि वो उनके पास नौकरी करते रहे, ये सारा प्रोजेक्ट वो चलाते रहे उनके साथ। तो आज मलिक रियाज को कितनी आसानी से करप्ट करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो ख्वाजा आसिफ ने बात कही वो पार्शली तो दुरुस्त है। मीडिया जो है वो पैसा बनाने के लिए किसी का भी नाम नहीं लेता, लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि मलिक रियाज पर आजकल बुरा वक्त है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है, और जाहिर है जो तमाम उनका DGISI वाला फियास्को हुआ था उसमें उन्हें मलिक रियाज पर भी गुस्सा है। ये हम नहीं, ये डिफरेंट सहाफ़ी कह रहे हैं पाकिस्तान में। तो अगर ऐसा है तो आप ज़रा गौर कीजिए कि इस मीडिया ने मलिक रियाज से क्या क्या फ़ायदे नहीं लिए होंगे, लेकिन आज जब उन पर मुश्किल वक्त है तो उनके साथ कोई शख्स खड़ा नहीं हो रहा। तो हम इसलिए अब इस वक्त, आपने मेरे मुंह से पहले कभी नाम नहीं सुना होगा, आजकल मैं मलिक रियाज का इसलिए नाम ले रहा हूँ, उनके लिए आवाज़ इसलिए बुलंद कर रहा हूँ कि बुरे वक्त में आपको अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो उसके साथ खड़े होना चाहिए। मलिक रियाज साहब ने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया उसका जवाब दे वो खुद है, लेकिन आजकल जिस तरीके से ब्लैकमेल करके उनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं, उन पर जुल्म सितम किया जा रहा है, और वो उसके बावजूद कैरेक्टर शो कर रहे हैं कि वो एक जाली झूठा बयान नहीं दे रहे, वरना इस आगदार ने, याद कीजिए, अपने हाथों से अपने समधी के खिलाफ बयान दे दिया था। तो मलिक रियाज भी ये काम करके बड़ी आसानी से पाकिस्तान के अंदर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ठेके जो है वो लेके माल खुद भी बना सकते थे और दूसरों को भी बनवा सकते थे। अगर उन्होंने एक अच्छा काम किया है तो सताइश बनती है। और दूसरी तरफ एक बहुत ही उम्दा कालम जो है वो BBC में वसतुल्लाह खान साहब ने लिखा है। उन्होंने लिखा कि खिड़की तोड़ मलिक रियाज बामुकाबला निज़ाम रियासत। उसमें भी उन्होंने यही बातें की हैं कि मलिक रियाज से तमाम मीडिया भी फ़ायदे लेता रहा, और हमारी फ़ौज के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं वो रिटायर्ड होने के बाद उनके पास नौकरियां करते रहे, और आज उन्हीं को करप्ट कहा जा रहा है। वो आपका हिस्सा थे, आप उनका हिस्सा थे, अगर वो करप्ट हैं तो आप साफ सुथरे कैसे हुए। लेकिन ये एक खिड़की तोड़ मुकाबला चल रहा है, और उन्होंने कहा कि ये मुकाबला सारे के सारा अपनी जो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उसके लिए किया जा रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथी जजेस का इस टाइम जो मलाखड़ा हो रहा है, और जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन के साथ, और मामला तौहीन अदालत और दूसरी तरफ निकल गया है और समाअत हो रही है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह के हुक्मनामे के खिलाफ समाअत के लिए 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जी हाँ, जमाल खान मंदोखेल वही सीनियर जज हैं जो बातें बहुत सख्त करते हैं लेकिन उसके बाद फैसला बिल्कुल उससे उलट देते हैं। मीन उनकी जब आप बातचीत सुनते हैं तो बहुत ही असूल पसंद, आइन, कानून और बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ते उठाते हैं। इससे ये पता चलता है कि वो कम से कम प्रॉब्लम को समझते हैं, लेकिन उसके बाद कोई मजबूरी होगी उनकी, उसके बाद ढेर हो जाते हैं उस प्रॉब्लम के सामने, फैसले ज़रा कमज़ोर करते हैं। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, उसके बाद जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी हैं, उसके बाद जस्टिस शाहिद वहीद हैं, और फिर जस्टिस मुसरत हलाली साहबा हैं। ये 6 रुकनी बेंच जो है ये 27 जनवरी पीर को समाअत करेगा, और अब ये कोशिश करेंगे मामलात को किसी तरीके से डाइवर्ट करने की, क्योंकि ये छिपकली अब इनके गले में फंस गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो पॉइंट उठाया है, और बुनियादी पॉइंट यही है कि जो जुडिशल ऑर्डर है उसको एक एग्जेक्टिव पावर के साथ आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है, फुल कोर्ट बनने की तरफ वहाँ पर अदालत जा रही है, शायद देखते हैं क्या बनता है। उसके लिए अब ये पूरे का पूरा बेंच जो है बनाया गया है। अगली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, वो भी इंटरेस्टिंग खबर है, इसी से रिलेटेड खबर है। वो भी इसी से रिलेटेड इसलिए कि वहाँ पर
जो चौधरी निज़ामुद्दीन का तसल्लुत है इस टाइम पूरे के पूरे ये जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, जो हमारा कानून नाफिज करने का निज़ाम है उसके ऊपर, उसके बारे में है। वहाँ पर जस्टिस इसहाक मुकदमा सुन रहे थे, मुकदमा इमरान खान के वकला का सुन रहे थे, जिनको जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये हमने एक कमीशन बनाया था वकला का, वो भी क्या काम नहीं कर रहा। तो वकला ने कहा नहीं, वो भी काम नहीं कर रहा। तो फिर उन्होंने कहा कि कमीशन को भी कहीं और से कॉल आ जाती होगी। उन्होंने कहा आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इनका कुछ नहीं कर सकती, इनका जो दिल करता है ये वो मनमानी करते हैं। उन्होंने कहा वैसे तो एस फॉर सुप्रीम, सी फॉर कोर्ट, हम एस सी को सुप्रीम कोर्ट ही समझते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब लगता है कि एस से सेक्टर और सी से कमांडर है। अब एस सी अगर कहीं लिखा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि सेक्टर कमांडर समझें। दूसरे लफ्ज़ों में जस्टिस इसहाक ने यह पैगाम पहुंचाया कि सेक्टर कमांडर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ऊपर इस वक्त खड़ा है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो अंधेर नगरी मचा रखी है जनरल आसिम मुनीर साहब की, जो इस टाइम पूरी रजीम है, उसने वो झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना। जी हाँ, ये एक नया अब एक पूरे का पूरा एक बिल बनाया गया है, पीका एक्ट जो है, और उसको पास करवाया गया है। और अब सिर्फ आप एक ट्वीट करने या एक जो भी इनको पसंद ना आए, जैसे बाजी के बारे में अगर किसी ने कोई तस्वीर शेयर की है जो इनको पसंद नहीं आई, हालांकि वो तस्वीर भले जेन्युइन भी है। अगली बात आपको सुनवाते हैं कि जो इस वक्त FIA है वो बंदा कराची में ढूंढ रही है जिसने मरियम नवाज साहबा की हाथ मिलाने की तस्वीर जो थी, जिसे हैंड हग कहा था हमने, वो तस्वीर किसने लगाई थी सबसे पहले, वो बंदा ढूंढ रहे हैं। और ये FIA इंक्वायरी कर रही है कि हमने वो बंदा ढूंढना है और पकड़ना है, और गालिबन शायद किसी को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन कितनी बड़ी मज़े का खेज़ बात है कि वो बंदा कोई और नहीं, उसका नाम ज़ीशान मलिक है। वो नून लीग का सोशल मीडिया हेड है और मरियम नवाज़ का अपना मीडिया खुद कंट्रोल करते हैं वो। और ज़ीशान मलिक के आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी पेज पर वो तस्वीर मौजूद है, और उसको शायद तकरीबन 8 लाख के करीब अभी आखिरी इत्तला तक लोग जो हैं वो देख चुके थे, और वो तस्वीर वहाँ मौजूद है। उन्होंने खुद पोस्ट की हुई है, वहीं से सबको मिली है। लेकिन FIA को कोई और बंदा दरकार है जिसको वो कराची में ढूंढते फिर रहे हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। अच्छा जी, लकी मरवत में एहतजाज हुआ है। एहतजाज है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो लोग अगवा हुए थे। हम बार बार आपको खबर देते रहे हैं इस अगवा के बारे में। उनके मगवी मुलाजमीन को अभी तक बाज़याब नहीं करवाया गया। ज़ाहिर है हमारी एजेंसीज जो हैं वो और कामों में मसरूफ़ है, उनको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, सियासी इंजीनियरिंग, सियासी लोगों की तोड़ फोड़, आगे पीछे सब कुछ करना। तो वो फिर मेरा ख्याल है कि लकी मरवत में जो हमारे अभी तक एटॉमिक एनर्जी के जो एम्प्लॉयज़ जो अभी तक अगवा हैं उनको बाज़याब जो है वो नहीं करवाया जा सका। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने देंगे वो आखिरी खबर आपके सामने रखूँगा। PIA की दुबई से मुल्तान प्रवास के अमले से 78 मोबाइल, 78 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो बरामद हुए हैं, जो स्मगल किए जा रहे थे दुबई से मुल्तान डायरेक्ट फ़्लाइट जो है उसमें। आप ज़रा गौर कीजिए, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। अभी हमें बताया जा रहा था कि PIA के अंदर आपको पता ही है हाल ही में एक वाइस एयर मार्शल साहब जो सर्विंग हैं उन्हें अपॉइंट किया गया था उनके CEO के तौर पर, उसको हेड करने के लिए। और वाकई माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा सियासतदानों को करप्ट कहा जाएगा, सियासतदानों को जो है वो हमेशा इनकम्पिटेंट कहा जाएगा, लेकिन इनकम्पिटेंसी की जो हदें हैं वो आपके सामने हैं। जहाँ भी आप खुद भी काम करते हैं, हालात जो है वो शायद सियासतदानों के टाइम में उतने बुरे ना हों जितने आपके अपने वक्त में बुरे होते हैं। इसके साथ ही मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।